ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस और इसके साथ साथ श्रीलंका के वजीर बराए खेल इमरान खान के एजाज में जोहराना भी देंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि वजीर आजम इमरान खान का 2 रोज़ा दौरा श्रीलंका। वजीर आजम श्रीलंका के सदर से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। अहम अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। दोनों रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। श्रीलंका के वजीर बराए खेल इमरान खान के एजाज में जोहराना भी देंगे। मुस्लिम लीग नून की सदर शहबाज शरीफ से वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल और आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातचीत। यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती के लिए शहबाज शरीफ से मुलाकात की। कामयाबी जमहूरी कुव्वतों की ही होगी। हम हुकूमत को सरप्राइज तो दे चुके, ऑर्डिनेंस के जरिए जो तरमीम कर रहे हैं वो सबके सामने है। हम हक पर हैं और हुकूमत का कारनामा सब देख चुके हैं। हमने माजी भूलकर आगे बढ़ने की बात की। उधर एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तोसी कर दी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तोसी कर दी गई है। एहतसाब अदालत लाहौर में मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक केस की समाअत। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को अदालत में पेश किया गया। इस मौके पर कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के जुडिशल रिमांड में 4 मार्च तक तोसी कर दी। दूसरी जानिब वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की मुलाकातें मुफीद रहीं। श्रीलंका मोतरफ है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर काबू पाने में उनका साथ दिया। श्रीलंका के साथ दो तरफा ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। दौरा श्रीलंका में मुआशी ताउन के फरोग के हवाले से भी बातचीत हुई। अहम खबर है जिसे आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की मुलाकातें मुफीद रही हैं। श्रीलंका मोतरफ है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी पर काबू पाने में उनका साथ दिया। श्रीलंका के साथ दो तरफा ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे हैं। दौरा श्रीलंका में मुआशी ताउन के फरोग के हवाले से भी बात हुई। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी से मुतालिक केस की समाअत। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट तमाम इदारों पर बरहम। आईजी सिंध को जाती हैसियत से तलब कर लिया। अब हम जुल्म किसी के साथ नहीं होने देंगे। क्या मुश्किलात हैं? तफ्तीशी अफसरान लापता शहरियों का सुराग तक नहीं लगा पा रहे। लोग परेशान हैं, किसी को कोई एहसास नहीं। कई JITs और PTF के इजलास हो चुके हैं मगर नताइज सिफर हैं। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने 30 मार्च तक तमाम तफसीलात भी तलब कर ली हैं। 30 मार्च तक तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की अदम बाजियाबी से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर सिंध हाई कोर्ट तमाम इदारों पर बरहम। IG सिंध को जाती हैसियत से तलब कर लिया गया। अब हम जुल्म किसी के साथ नहीं होने देंगे। क्या मुश्किलात हैं? तफ्तीशी अफसरान लापता शहरियों का सुराग तक नहीं लगा पा रहे। लोग परेशान हैं, किसी को कोई एहसास ही नहीं है। कई JITs और PTF के इजलास हो चुके हैं मगर नताइज सिफर है। जस्टिस नेमतुल्लाह के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट ने 30 मार्च तक तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं। अब आपको बताएं कि MQM के रहनुमा रऊफ सदीकी और PTI रहनुमा सैफुल्लाह अब्रू इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला चैलेंज कर दिया। सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। रऊफ सदीकी का मौक़िफ़ टेक्नोक्रेट की तशरीह पर पूरा उतरता हूं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कल अदम करार दिया जाए। सैफुल्लाह अब्रू की इस्तदा। बुलेटिन में बात करेंगे सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे। पंजाब से 29 उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हुए हैं। आपको बता रहे हैं सेनेट इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी वापस लेने का आज आखिरी रोज। पंजाब से सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार आज कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे।
दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब कहती हैं पार्टी फैसला करेगी कौन सेनेट इलेक्शन में जाएगा। खवातीन की नशिस्त पर सादिया अब्बासी इलेक्शन लड़ेंगी। परवेज रशीद की जगह कोई नहीं ले सकता। धांधली के सरदारों ने डस्का में डाका डाला। मरियम औरंगजेब आटा चोरी करने वालों ने 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा किया। अवाम के हक पर डाका मारना उनका खेल बन चुका है। सियासी मुनाफकत का दूसरा नाम पीडीएम है। सेनेटर शिबली फराज का तंजियावार, कहा ओपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ हैं। हक व सच की जिद्दोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। आपको बता रहे हैं कि वजीर इत्तलात व नशरियात शिबली फराज ने कहा है कि ओपोजिशन का दोगलापन हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और के मुतरादिफ है। हक व सच के जिद्दोजहद में इमरान खान चट्टान की तरह खड़ा हुआ है। उधर सिंध में सेनेट इंतखाबात के लिए टिकट करोड़ों रुपए में जारी करने की आवाजें उठने लगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा लियाकत जतोई ने अपनी ही पार्टी क़यादत पर इल्जामात लगा दिए। दाऊद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पीटीआई के रहनुमा लियाकत जतोई ने इल्जाम लगाया कि सैफुल्लाह अप्रू को सेनेट का टिकट 35 करोड़ में फरोख्त किया गया और गवर्नर हाउस में ये सौदेबाजी हुई। लियाकत जतोई के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान को खत लिख दिया है। लियाकत जतोई ने नजरअंदाज किए जाने पर पार्टी से अलहदगी का इंदिया भी दे दिया। 26 फरवरी को पार्टी रहनुमाओं समेत अपने साथियों का इजलास भी बुलाने का ऐलान कर दिया। शहबाज गिल ने लियाकत जतोई के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं नैब ज़दा जतोई खामखा के इल्जामात लगा रहा है, सबूत हैं तो सामने लाएं। सैफुल्लाह अप्रू हद तक इज्जत का केस करेंगे। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान मुल्क से बदउनवानी खत्म करने के लिए आए हैं और दुनिया जानती है कि वो कहते हैं कि ये बगैर नहीं रहते। डॉक्टर शहबाज गिल ने मजीद कहा कि इमरान खान ने अपनी सारी जिंदगी शफाफ इंतखाबात के लिए जिद्दोजहद करते गुजारी और यही वजह है कि अब बरसरे इक़्तिदार आकर शफाफ इंतखाबात के इनाकात को यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा करप्शन की जड़ गैर शफाफ इंतखाबात होते हैं, लेकिन ये बात रोज रोशन की तरह आया है कि साबिका अदवार में भी ज़िमनी इंतखाबात हुकूमती ही जीतती थी, लेकिन फिर भी हमने शफाफ इंतखाबात की रिवायत डाली है। कातिल वारिस की बात करेंगे। आपको बताएं कि कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीर बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 50 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात 12,708 हो गई। मजीद 1,184 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,74,580 अफराद कोरोना में मुब्तला। 5,38,000 अफराद सेहतयाब। 23,665 अफराद ज़ेर इलाज। NOC के मुताबिक ताज़ा तरीन अदादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,149 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 1,66,851, सिंध में 2,56,741, खैबर पख्तूनख्वा में 71,282, बलोचिस्तान में 19,004, गिलगित बल्तिस्तान में 4,954, इस्लामाबाद में 43,753, जबकि आज़ाद कश्मीर में 9,955 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। दुनिया भर में कोरोना से 24,46,000 हलाकतें हो चुकी हैं। मरीजों की तादाद 11,26,00,000 तक जा पहुंची। अमेरिका में 5,14,000, ब्राजील में 2,46,946, भारत में 1,57,000, मैक्सिको में 1,81,000, रूस में 84,000, फ्रांस में 85,000, बरतानिया में 1,21,000 और सऊदी अरब में 6,470 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना के 8,82,32,000 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके और 2,19,17,000 से ज्यादा जेर इलाज हैं। अमेरिका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 5,14,996 अमवात हो चुकी हैं और 2,88,97,000 से ज्यादा अफराद में मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,56,598 और 1,10,29,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,48,646 और 1,02,60,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 41,89,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी हैं और अमवात की मजमूई तादाद
84,047 है। बरतानिया में 41,34,000 से अफराद मुतासिर भी हुए हैं और 1,21,305 अमवात हो चुकी हैं। फ्रांस में 36,29,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हुए हैं और 85,044 से जान की बाजी हार चुके हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब में तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में जारी तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। फंड्स के बर वक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मुअस्सर निज़ाम जरूरी है। अहम खबर है जिससे आपको अपडेट कर रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। तरक्याती मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। पंजाब में तरक्याती स्कीमों पर काम की रफ्तार को मजीद तेज करने का हुक्म दिया गया। उस्मान बुज़दार कहते हैं पंजाब में जारी तरक्याती स्कीमों को मुकर्रर करदा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। फंड्स के बर वक्त इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग का मौसर निज़ाम ज़रूरी है। अब आपको बताएं कि कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से पुलिस ने इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द अजहरुद्दीन और मोहम्मद कबूल के कब्जे से असला और दस्ती बॉम्ब भी बरामद हुआ है। अहम खबर है, आपको आगाह कर रहे हैं कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद से पुलिस ने इंतहाई मतलूब 2 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द अजहरुद्दीन और मोहम्मद कबूल के कब्जे से असला और दस्ती बॉम्ब भी बरामद हुए हैं। आपको बताएं कि पाक बहरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन बलूचिस्तान में पशु खान के साहली इलाके में किया गया। ऑपरेशन में 700 किलो मुनशियात बरामद। मुनशियात की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है। मुनशियात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया है। जी हां, आपको बता रहे हैं हम खबर के बारे में, पाक बहरिया के बारे में बता रहे हैं कि एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन है। ऑपरेशन बलूचिस्तान में पचूखान के साहिली इलाके में किया गया है। ऑपरेशन में 700 किलो मुनशियात भी बरामद की गई हैं। मुनशियात की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है। और इसके साथ आपको यह भी बताएं कि मुनशियात को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के भी हवाले कर दिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। आपको बताएं कि शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कल अदम तंजीम का अहम रुकन हसन उर्फ सजना मारा गया। ISPR के मुताबिक हसन उर्फ सजना गुज़श्ता रोज 4 खवातीन के कत्ल में मुलव्वस था। मौके से असलहा बरामद, दहशतगर्द अगवा, भत्ताखोरी और बारूदी सुरंगे बनाने में भी मतलूब था। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का नाम हसन उर्फ सजना और उसका ताल्लुक अल अदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से था। ISPR के मुताबिक हसन रऊफ सजना दहशतगर्दों को भर्ती भी करता था। दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई में भारी मिकदार में असलहा और बारूदी बम भी बरामद कर लिए गए हैं। शुमाली वज़ीरिस्तान में ये ऑपरेशन खुफिया मालूमात पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों से फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें दहशतगर्द कमांडर हसन उर्फ सजना हलाक हो गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर पुरअमन शहरियों पर हमलों, बारूदी सुरंगों के धमाकों, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग और भत्ताखोरी में भी मुलव्वस था। कौमी असम्बली में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने की ममनात का बिल मंजूर कर लिया गया। बिल का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हद तक होगा। कौमी असम्बली में बिल नून लीग की रुकन महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। बिल के मतन के मुताबिक काम करने की जगह और तालीमी इदारों में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की ममानत होगी। बिल के मतन में कहा गया कि सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों, मदारिस, ट्यूशन सेंटर्स में भी बच्चों पर तशद्दुद की ममानत होगी। बच्चे के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई और जिस्मानी तशद्दुद शामिल नहीं होगा। इसके साथ उन्होंने कहा कि बिल में कहा गया है कि बच्चों पर तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद को नौकरी से फारिग करने की इंतहाई सजा भी दी जा सकती है।
تو دوسری جانب امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کہتے ہیں پاکستان میں 600 خاندانوں نے ملک کے وسائل پر قبضہ کر کے عوام کو بنیادی ضروریات سے محروم کر رکھا ہے۔ سینیٹر سراج الحق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان میں سونے کے ذخائر، بہترین آبپاشی نظام کے باوجود عوام روٹی کے لقمے کے لیے ترس رہے ہیں۔ ملک قدرتی ذخائر کی دولت سے مالا مال ہے۔ تعلیم کی بجٹ میں اضافے کے بجائے مسلسل کمی کی جا رہی ہے۔ طلبہ یونینز پر پابندی حکمرانوں کے آمرانہ ہتھ کنڈوں کا ثبوت ہے۔ امیر جماعت اسلامی نے کہا طلبہ یونینز کی بحالی وقت کا تقاضا اور سٹوڈنٹس کا جمہوری حق ہے۔ طلبہ اسلامی روایت اور تہذیب کے فروغ کے لیے بھرپور کردار ادا کریں۔ طلبہ اسلاموفوبیا کلچر کا ڈٹ کر مقابلہ اور ماڈرن ٹیکنالوجی اور علوم سے بھرپور استفادہ کریں۔ پاکستان نے عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ مقبوضہ جموں اور کشمیر میں خواتین پر منظم تشدد کے خاتمے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ذمہ داروں کے احتساب کے فقدان اور متاثرین کے لیے انصاف کی عدم دستیابی کی وجہ سے بھارت نے اب بھی انسانی حقوق اور قانون کی حکمرانی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ برقرار رکھا ہے۔ بھارت اب بھی اپنے غیر قانونی زیر تسلط علاقے میں ریپ، تشدد اور کشمیری خواتین کے قتل کو ریاستی دہشت گردی کے آلے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 5 اگست 2019 کے غیر قانونی یک طرفہ اقدامات کے بعد بھارتی فورسز کی جانب سے گھنونے جرائم میں مزید تیزی آئی ہے۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ خبر سب سے پہلے، یہ امنگ، یہ جذبے، یہ سنہرے مستقبل کے خواب ہو چاہے آسمان چھونے کا، خواب ہو آگے بڑھنے کا، یا خواب ہو کچھ تخلیق کرنے کا، ان خوابوں کی تکمیل کرتی ہے کوالٹی ایجوکیشن۔ جب بات ہو کوالٹی ایجوکیشن کی تو لیڈز گروپ آف کالجز دے رہا ہے آپ کے مستقبل کو سنہرا روپ۔ ایک ایک لفظ جو ہم پڑھاتے ہیں، ایک ایک عمل جو ہم سکھاتے ہیں، ان سب میں چھپا ہے قوم کی تعمیر کا۔ وائنڈ اپ ود اسار رانا، جمعہ کا ہفتہ رات 10 سے 11 بجے تک صرف ٹی وی ٹوڈے پر۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اعجاز احمد شاہ کہتے ہیں نوجوان نسل میں منشیات کے نقصانات سے متعلق آگاہی ضروری ہے۔ آئندہ نسلوں کے لیے منشیات سے پاک اور محفوظ معاشرے کی تشکیل کو یقینی بنانا ہے۔ ریجنل ڈائریکٹوریٹ اینٹی نارکوٹکس کنٹرول ANF راولپنڈی اور ریہیبلیٹیشن سینٹر کے دورے کے موقع پر وفاقی وزیر نے کہا کہ منشیات کے شکار افراد کی بحالی کے لیے سہولیات مزید بہتر کی جائیں۔ منشیات کے شکار افراد کی پروفیشنل ٹریننگ بھی کروائیں۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ منشیات کے شکار افراد کی بحالی کے لیے حکومت ہر ممکن تعاون کرے گی۔ اس بات کا دھیان رکھا جائے کہ تندرست ہونے والے افراد دوبارہ اس لعنت میں گرفتار نہ ہوں۔ صحت یاب ہونے کے بعد بھی ان کا باقاعدہ چیک اپ جاری رہنا چاہیے۔ آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ لائف میپ ڈیولپر کمپنی کے ریجنل ہیڈ پنجاب زاہد محمود کہتے ہیں کمپنی کے متعدد منصوبے پاکستان کے مختلف شہروں میں جاری ہیں۔ کمپنی پراپرٹی، ایمیزون اور سٹاک ایکسچینج میں کاروبار کرتی ہے۔ میرا نام زاہد محمود ہے اور میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں، اور کمپنی میں لائف میپ ڈیولپر میں ایز اے ریجنل ہیڈ پنجاب کام کر رہا ہوں۔ کمپنی لاہور سے بلانگ کرتی ہے اور کمپنی کے ماشاءاللہ اپنے خود کے پروجیکٹ ہیں، پراپرٹی کا ہے، ایمیزون کا ہے، سٹاک ایکسچینج کا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ کمپنی پورے پاکستان میں فزیکل ورتھ رکھتی ہے اور بہت ہی ایک ریئل پروجیکٹ ہے، اور لوگ اس میں ماشاءاللہ بہت زیادہ پیسہ ارن بھی کر رہے ہیں، اور بہت زیادہ ماشاءاللہ لوگوں کی جو ایک کمیونٹی ہے ماشاءاللہ اس کو لائک بھی کر رہی ہے، اور اس میں ماشاءاللہ لوگ اپنی انویسٹمنٹس بھی کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہماری کمپنی جو پروڈکشن کمپنی کے پوائنٹ ہیں وہ ایمیزون ہے، اور بیسیکلی جو کمپنی کے CEO ہیں رحیل عباس صاحب، سب سے پہلے میں ان کا ایک تھینکس کہوں گا کہ ان لوگوں نے ایک پاکستان میں ایک ریئل اپرچونٹی لے کے آئے ہیں، اور لوگوں کو ماشاءاللہ روزگار بھی اس میں مہیا کر رہے ہیں، اور ان میں ماشاءاللہ لوگوں ایک کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ فزیکل ہر پراپرٹیز ہو گئی، اسٹاک ایکسچینج ہو گیا،
ریئل اسٹیٹ ہر چیز کو وہ ایک فزیکل ورتھ رکھ کے ماشاءاللہ پاکستان میں لے کے آئے ہیں، اور پاکستان میں پہلی دفعہ ایسی کمپنی آئی ہے، یعنی کہ ہمارا انویسٹر سب سے زیادہ سیکیور ہے. جو رحیل عباس صاحب ہیں وہ سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا انویسٹر کتنا سیکیور ہے کتنا نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم اگر بات کر لیں ماشاءاللہ آل آف دی پاکستان، ماشاءاللہ کراچی میں بھی آفیسز ہیں اور لاہور میں بھی آفیسز ہیں، اسلام آباد میں آفیسز ہیں، ان قریب پشاور میں بھی ماشاءاللہ آفس بننے جا رہا ہے، اور ماشاءاللہ پشاور میں بھی ہمارے پروجیکٹ سٹارٹ ہو رہے ہیں. اسلام آباد میں بحریہ فیز 8 میں ماشاءاللہ ہمارا پروجیکٹ سٹارٹ ہونے والا ہے، اور پشاور میں DHA میں ہمارا جو اپارٹمنٹس کا کام ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. پاکستان میں سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورسٹ سفاری ٹرین کا آغاز کر دیا گیا ہے. ٹرین سیاحوں کو لے کر پہاڑوں کے دامن میں واقع اٹک خرد کے مقام پر پہنچی. مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا. دیکھتے ہیں حافظ خلیل احمد کی اس رپورٹ میں. ریجن کے مطابق پاکستان ریلوے نے سیاحت کے فروغ کے لیے ٹورسٹ سفاری ٹرین کا آغاز کر دیا ہے. راولپنڈی سے سیاحوں کے لیے چلائی جانے والی یہ اسپیشل ٹرین گولڑا اور حسن ابدال کے تاریخی اور سیاحتی مقامات سے ہوتے ہوئے اپنے آخری سٹاپ اٹک خرد پہنچی. سفاری ٹرین میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور ریلوے کے وفاقی وزیر اعظم خان ہوتی بھی سیاحوں کے ہمراہ تھے. آج بڑا خوشی کا دن ہے ہمارے لیے، کیونکہ کافی محنت کے بعد ہم کامیاب ہوئے کہ ہم اٹک کے لیے ایک سفاری ٹرین چلا سکیں. آپ اٹک کی خوبصورت سینری دیکھیں، یہاں پہ کھائیں، بوٹنگ پوائنٹس ہیں، ہم ہارس رائڈز دے رہے ہیں، بگی رائڈز دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اٹک کا تاریخی قلعہ بھی دیکھیں. تو کمپلیٹ پیکج ہے پورے دن کا. اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک بڑا پلان کریں جس کے اندر ہم ڈفرینٹ اسپاٹس رکھیں. لوگ ایک گو میں وہ ساری چیزیں صبح سے شام تک، اگر ایک جیسے سفاری ٹرین چلانے کا منصوبہ ہے تو وہ صبح آتے ہیں اور شام تک ہم وہ سارے پوائنٹس ہیں وہ کور کرائیں. قدرتی حسن سے مالا مال ضلع اٹک اپنی مثال آپ ہے. بہتے دریا، ندی نالے، سنگلاخ پہاڑ اور پہاڑوں کے دامن میں ریلوے اسٹیشن اٹک خرد انتہائی دلکش نظارہ پیش کرتا ہے. 1884 میں تعمیر ہونے والا یہ ریلوے اسٹیشن سلطنت برطانیہ فن تعمیر کا شاندار نمونہ ہے، جس کا حسن دیکھنے والوں کو اپنے جادوائی سحر میں جکڑ لیتا ہے. اور ہم لوگ پوری فیملی یہاں پر آئی ہے یہ ساری ٹرپ کو انجوائے کرنے کے لیے، جس میں سب لوگ بچے بھی اور بڑے بھی بہت ایکسائٹیڈ ہیں. بہت اچھا ہمیں بھی محسوس ہو رہا ہے کہ پاکستان ریلوے اپنے ملک کے لیے ایک اچھا پیغام بھی لے کے آ رہا ہے، ملک کی ثقافت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. انتہائی خوبصورت ماحول ہے. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے پہاڑ ہیں، کھلی فضا ہے، کھلا آسمان ہے، اور یہاں پہ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے. یہاں پہ سب سے یونیک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بہت یونیک لگا یہ ریلوے اسٹیشن. ایک بہت خوبصورت مقامات ہے یہاں پہ. سیاح اٹک خرد پہ ہم کھڑے ہیں اور ایک بہت اچھا سیاحی تفریح مقام ہے یہ. لیکن اٹ واز ویری تھرلنگ، بچوں نے بہت انجوائے کیا، ٹوٹل سرپرائز تھا، ہم نے بہت انجوائے کیا. کیمرہ ٹیم کے ہمراہ حافظ خلیل احمد، ٹی وی ٹوڈے اٹک. اور اب خبریں موسم کے حوالے سے. موسم کا حوال بھی آپ کو بتائیں گے. ایک بار پھر آپ کو کولمبو لیے چلتے ہیں، جہاں پر وزیر اعظم عمران خان کے اعزاز میں تقریب کا انعقاد کیا.